आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहां पर मैं आप लोगों को कुल मिलाकर 80 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और आप लोग यहां पर देखिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं और कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं 80 में से आप लोग जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, देखिए जब दूरी का बात होगा ना, दूरी का, तो दूरी मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है ओडोमीटर। क्या बोला जाता है? ओडोमीटर। और अगर बात किया जाए चाल, ठीक है, दूरी की जगह पे मान के चलेगा लिखा हुआ रहता है चाल, ठीक है, तो चाल का जब बात होगा तो वहां पर आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर। क्योंकि जो स्पीडोमीटर होता है ये स्पीड को मापता है, यानी कि चाल को मापता है कि आप लोगों का जो गाड़ी का जो स्पीड है, यानी कि जो चाल है कितना है। और ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर यानी बुखार को मापता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओडोमीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। देखिए सरल रेखीय गति माने होता है, देखिए ये वाला जो आप लोग लाइन देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक लाइन दे देता हूं इस प्रकार से, ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारी क्या सरल रेखा है। तो सरल रेखा में जो गति होता है इसी को बोला जाता है सरल रेखीय गति। अब देखिए मान चलिए हमारे पास क्या एक रोड है। अब इस रोड में जैसे मान चलिए कोई यहाँ पर जैसे कि कोई कार है, ये कार हमारा मान चलिए चल रहा है, तो एकदम सीधा चलेगा, सरल रेखा में चलेगा। तो यहाँ पर कार का जो गति हो जाएगा किसी भी सड़क पर, तो हमारा सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सड़क पर कार की गति। नोट कर लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है। तो देखिए इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बात को देखिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका तो वेग हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर निश्चित दिशा अगर नहीं दिया हुआ रहता, खाली ऐसा रहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी है, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। और अगर निश्चित दिशा दे दिया जाए, अगर निश्चित दिशा दे दिया जाए तो निश्चित दिशा दिया हुआ होने से वह वेग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बात को ध्यान सुनिए कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग बोलते हैं। और अगर यहाँ पर अगर निश्चित दिशा में अगर ये वाला चीज नहीं देता है तो हमारा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चाल माने होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल, और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी तो हो जाएगा हमारा वेग। आगे क्या देखिए, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी कार या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक समान अगर मतलब गति की अवस्था में है तो उसका जो त्वरण होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि संवेग कैसी राशि है। देखिए संवेग को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 चीज है, एक तो आपका सन हो गया, एक आपका हो गया वेग। तो वेग तो हमारा पहले से ही क्या होता है? एक सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है अगर वेग मतलब यहाँ पर सदिश है तो संवेग भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। तो संवेग हमारा क्या होता है? सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सभी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। देखिए कोई भी जो वस्तु होता है अगर वो विराम में है तो वो विराम में ही रहना पसंद करता है, अगर वो गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना पसंद करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर बोला जाए तो जो सभी वस्तुएं होती है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह जो गुण होता है इस गुण को ही बोला जाता है जड़त्व। क्या बोला जाता है? जड़त्व। तो यहाँ पर 6 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को। संवेग, संवेग में 2 चीज है, एक तो हो गया सन और एक हो गया वेग। तो यहाँ पर संवेग माने होता है सन गुना वेग, ठीक है। तो सन माने होता है संहति, ठीक है। संहति को ही हम लोग द्रव्यमान भी बोलते हैं। संहति को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। तो सन माने संहति और वेग का तो वेग ही हो जाएगा। तो संहति को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। तो द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा, और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड आपका संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। देख लीजिए मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है।
जो हमारा चाल होता है, जो हमारा वेग होता है, दोनों का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण चाहे कैसे भी त्वरण हो, उसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 आ जाता है, यानी स्क्वायर हो जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसे रहता है। तो ये सब आप लोग नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे यहाँ पर जो दिया गया है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो देखिए यहाँ पर ए को एक मतलब वस्तु है, बी को एक वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान दिया गया, ए का जो द्रव्यमान दिया गया 6 kg है, यानी 6 किलोग्राम दिया हुआ है। बी का कितना दिया है, 34 kg दिया हुआ है। ध्यान से बात को समझ लीजिए, 6 kg ये आपका 34 kg है, ठीक है। अब देखिए ये आपका अधिक है, ये आपका कम है। देखिए जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। तो यहाँ पर बी का क्या होगा, जो जड़त्व होगा वो ए से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बी का यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए बी का जड़त्व भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए मान के चलिए अगर वीडियो का लेंथ अगर बड़ा भी होता है तो आपको हर एक चीज एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे क्या है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो जो न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, यही हमारा न्यूटन की गति का मतलब जो है ये वास्तविक नियम है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मात्रक। देखिए जब भी त्वरण का बात हो, चाहे कैसा भी त्वरण हो, त्वरण का SI मात्रक ही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, ठीक है। आगे क्या है कि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का SI मात्रक है। देखिए जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो एफ का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर, ये होता है। चलिए अगर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक एक करके हर एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर मतलब SI यूनिट पुट करेंगे तो देखिए पहले इसको आप क्या करें, जी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं माने एक है तो इधर इधर गुना हो जाएगा, तो एफ गुना डी स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं एक माने तो एक गुना जी, तो जी आ जाएगा, और इधर एफ और गुना डी स्क्वायर होगा तो एफ गुना डी स्क्वायर, और यहाँ पर m1 इंटू m2 है तो नीचे आ जाएगा m1 इंटू m2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एफ का होता है SI मतलब न्यूटन हो गया, डी माने डिस्टेंस, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डी माने डिस्टेंस माने होता है दूरी का SI मतलब मीटर होता है, एफ का होता है न्यूटन, लिख दिया दूरी का मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर m1 है तो m1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 के लिए kg हो जाएगा, यहाँ पर m2 है इसके लिए भी क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, तो kg स्क्वायर हो जाएगा, तो n m का स्क्वायर और नीचे हमारा क्या हो गया, kg का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, n m स्क्वायर, kg का स्क्वायर क्या है यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको चाहे तो आप लोग ऊपर उठा के लिख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको प्रति करके इस प्रकार से लिख दीजिए, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यही हो रहा है, यही आया है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को यहाँ पर आधा कर देना है, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा आपको बताना है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर, डी माना ही होता है दूरी, और इस दूरी को क्या करना है, आधा करना है। चलिए आधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग f1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, f1 मान लेते हैं, बाद में सब रहने दीजिए, जैसा वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। ये इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि डी बटा 2 हो जाएगा, डी बटा 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका जी इंटू m1 इंटू m2, अब ये देखिए क्या हो गया, डी का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जी इंटू m1 इंटू m2, अब देखिए यहाँ पर क्या है, भागा है, भागा उल्टा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना क्या आया, जी इंटू m1 इंटू m2, जी इंटू m1 इंटू m2, और जो नीचे हमारा डी स्क्वायर था वो तो हमारा जैसा था वैसा ही आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 का 4 हो गया गुना। अब ये जो जी इंटू m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर है, क्या है, यही वाला तो चीज़ है ना, जी इंटू m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर, तो इसका माने क्या होता है, एफ होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो f1 हमने लेकर चला था, f1 का मान कितना आ गया, 4 गुना एफ आया, यानी f1 का जो मान है कितना आया, 4 गुना एफ आ गया, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि देखिए ना 4 गुना बढ़ रहा है ना, 4 गुना बढ़ जा रहा है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं।
आगे चलिए, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, तो द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है। इस चित्र को देखिए और बताने कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर पदार्थ का कौन सा अवस्था, देखिए सब सटा सटा है। जब सटा सटा सब कुछ रहता है ना, तो इसको ठोस अवस्था बोला जाता है, क्योंकि ठोस क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इसका जो कण होता है एकदम सटा हुआ रहता है, सटा सटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल जाती है, इसके पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो पदार्थ का जो कण होता है वो निरंतर गतिशील होते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, इधर 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 इधर, मतलब ये गति करते रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। जो हमारा गैस होता है ना, गैस, जो हमारा गैस होता है, गैस में क्या होता है, विसरण की जो गति होती है वो तेज होती है। तो पहले तो ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गैस के रूप में कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में ही विसरण अधिक होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 के कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे कहते हैं, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको बोला जाता है उदरपातन। क्या बोला जाता है, उदरपातन। इसमें क्या होगा कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब इसमें क्या होगा, ठोस से सीधे हमारा गैस में बदल जाएगा, ठोस से सीधे क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा। इसमें द्रव में और द्रव अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे ठोस से गैस और गैस से ठोस आ जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या है, और ये जो प्रक्रिया होगा इसको उदरपातन बोला जाएगा। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित, देखिए वाष्प में जब भी परिवर्तित होगा इस प्रक्रिया को बोला जाएगा वाष्पीकरण। क्या बोला जाएगा, वाष्पीकरण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, हमें यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें केल्विन में बदलना है, क्योंकि सारा ऑप्शन हमारे केल्विन में है। तो चलिए यहाँ पर हमें सी का मान दिया हुआ है, सी का मान कितना है, 0 है, तो के बराबर सी प्लस 273 सूत्र होता है, के बराबर रहने दीजिए, और यहाँ पर सी का मान कितना है, तो 0 प्लस 273 करेंगे, तो 0 प्लस 273 करने से क्या होगा, 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 273 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमें जो दिया गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका अर्थ है, तो इसका माने हो जाएगा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि किसी भी यौगिक का शून्यतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता था उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है, लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है। चतुर परमाणु माने 4, चतुर माने क्या होता है, 4 होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी एक ठो है, यहाँ पर सी एक ठो, तो 2 ठो हुआ, और यहाँ पर ओ 3 ठो है, मतलब ये हमारा एक ठो, ये एक ठो और ये 3 ठो है, तो टोटल कितना हो गया, 5 ठो हो गया। यहाँ पर एन हमारा एक ठो है और एच हमारा 3 ठो है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 4 ठो हो जाएगा। इसको अगर आप लोग देखें, देखिए यहाँ पर एच 2 ठो है, ओ 1 ठो है, तो टोटल यहाँ पर 3 ठो हो जाएगा। यहाँ पर Na 1 ठो है, Cl 1 ठो है, टोटल मिलाकर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चतुर परमाणु बोला इनकी 4, तो 4 किस में आया, इसमें आया, इसलिए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 की 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। देखिए यहाँ पर जल का बात हो रहा है, तो जल माने होता है H2O, और H2O का जो द्रव्यमान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर H के ठो है, 2 ठो है, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1 हो जाएगा, और यहाँ पर O का तो 16 होता है क्योंकि एक ही ठो है, तो 2 1 2, और यहाँ पर 16, तो 16 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए मोल यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि दिया गया द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान दिया गया है, 36 दिया गया, 36 लिखिए ऊपर में, बटा मोलर द्रव्यमान कितना है, 18, तो 18 लिखिए, तो 18 के 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया कि 5 मोल नाइट्रोजन, देखिए मोल हमें यहाँ पर दिया गया, पहले ही अभी मोल दे दिया है, मोल दिया है 5, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, नाइट्रोजन माने होता है N2, तो N2 का जो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कितना हो जाएगा देख लीजिए, मोलर द्रव्यमान। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए N का होता है 14 और यहाँ पर 2 है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब मोल का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको मोल का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान
बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान, यहाँ पर हमें द्रव्यमान ही तो निकालना, चलिए इसको m रहने दीजिए। और यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कितना है 28 आया, तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए। और यहाँ पर मोल का मान दिया हुआ है कितना है 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा m बटा 28 हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 1 गुना m तो m हो जाएगा, और इधर 5 और 28 को गुना करेंगे क्या हो 5 गुना 28 होगा। गुना करिए 5 40 की जरूरत मेरा 4 5 10 4 14 140 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर 140 यू हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 28 क्या कि कोशिका का बिजली घर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन 29 के निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना कोशिकांग भी होता है, और यहाँ पर क्या होता है मतलब यहाँ पर कोशिकांग का अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। किसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया गया है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंतद्रवी जालिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 9 हो जाएगी, मतलब आधा। ठीक है 18 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आधा हो जाता है 9 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन 35 क्या है कि पौधों में जल एवं खनिज। देखिए जल, जब भी जल का बात होगा तो जल से याद रखिएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। और भोजन का बात किया जाएगा तो फ्लोएम हो जाएगा। तो जल और खनिज का जब बात होगा तो जाइलम होगा, और भोजन का जब बात होगा तो फ्लोएम हो जाएगा। रक्त एक ऊतक है, कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। तो जहां पर अस्थि और मांसपेशी का मतलब जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है टेंडन। क्या बोला जाता है, टेंडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेंडन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्या देखिए कि पेरेंकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरेन काइमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, विभजीय ऊतक हो जाएगा। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, तो क्या हो जाएगा, एपिडर्मल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ तक तो हमारा 40 क्वेश्चन हो जाता है, फिर आगे हम लोग और 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 40 नंबर तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 क्या कर कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, कौन सदिश नहीं है। देखिए विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन दूरी जो है वो हमारा सदिश नहीं है, क्योंकि इसका मतलब एक निश्चित दिशा नहीं होता है। आगे चलिए क्वेश्चन 2 क्या कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन का जो दर होता है उसको बोला जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला ये होता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय। चाल और वेग का मात्रक अभी मैंने आपको देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है। ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है, दूरी मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल मापता है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देना है। देखिए यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देना है। क्या करना है, तो इसको करना है 18/5 से गुना। 18/5 से गुना करिए, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, काट दीजिए 5 के 5 5 के 20, तो 18 जो है कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर है प्रति घंटा बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, कैसे बनाना है बात को ध्यान सुनिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को निपटा लेते हैं कि बल का संयंत्र है, तो बल का संयंत्र क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण है। यहाँ पर हमें कार का त्वरण फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर दूरी कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है, यानी कि एस, इसको एस मान लेते हैं कि एस माने दूरी होता है, तो एस बराबर कितना है 15 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पहला वाला ये प्रारंभिक वेग होता है, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, तो यू बराबर दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सारा का सारा आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड में, तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बदलेगा, 18 का 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। तो 18 कट जाएगा, बचा क्या 5, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी निकाल लेंगे। भी कितना है, भी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम लोग निकालेंगे तो 36 गुना क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 2 पची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है, क्या है कि v² बराबर u²
+2as, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ पर यूज करिए, क्वेश्चन को बनाइए, आसानी से बन जाएगा। देखिए करना कैसे है, भी कितना आया है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यू कितना आया है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, +2as, तो a का a रहने दीजिए और s कितना दिया है 15 दिया, तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 15 दूने 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 ए इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या 100 रहने दीजिए, +25 से इधर आने से -25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 30a हो गया। अब 100 में 25 जाने से कितना बचेगा 75 बचेगा, तो 75 बराबर क्या हो गया 30a हो गया। यानी 75 बराबर 30a बोलिए या फिर 30a बराबर क्या बोलिए 75 बोलिए। तो यहाँ से हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर निकल जाएगा 75/30, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए 15×25 75 और ये वाला हो जाएगा 15 दूने 30, तो आ गया हमारा 5/2। 5/2 मैंने क्या, इसका मैंने हो गया 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2.5 ही दिया हुआ है, देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमें और क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को शायद बताया, खैर कोई दिक्कत नहीं और बता दूंगा। देखिए 8 नंबर में क्या है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है। देखिए न्यूटन किसका समीकरण होता है, बल का होता है, एफ का होता है, और एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है। तो एम का समीकरण होता है केजी और त्वरण का समीकरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो दिया गया है ये बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर बताने की जड़त्व सबसे कम किस में है। देखिए यहाँ पर ए बी सी हमें 3 पिंड दिया हुआ है, ए है बी है सी है। ए का द्रव्यमान है यहाँ पर कितना दिया गया, इसका दिया है 5 kg, इसका दिया हुआ है 2 kg, इसका दिया हुआ है 10 kg। अगर आप लोग देखें सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका है, जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसका हमारा जड़त्व जो होगा वो भी सबसे कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम, द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक। तो यहाँ पर देखिए बी का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए बी का जो जड़त्व होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा, इनकी बी का। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कि 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। चलिए बना लेते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न दिया गया है। 1 kg द्रव्यमान है, यानी m बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। यहाँ पर फिर क्या है 1 न्यूटन बल, यानी कि F बराबर कितना है 1 है। यहाँ पर हमें त्वरण निकालना है कि A बराबर प्रश्न चिन्ह। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो F का मान कितना 1 है, 1 लिखेंगे बराबर m का मान कितना 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 ये तो निकालना, a रहने दीजिए। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a × 1 करेंगे तो a होगा नहीं, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कहीं पर है देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान आपको यहाँ पर भी देना है, देखिए यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए बात ये रहेगा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला आपका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो ही नहीं, क्योंकि त्वरण में हमेशा स्क्वायर वाला ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। देखिए न्यूटन का गति का जो पहला नियम होता है इससे हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम होता है उससे हमें बल मापने का सूत्र मिलता है, F बराबर क्या मिलता है, F बराबर ma मिलता है। ये सब चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 की न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। अभी मैंने आपको देखिए दूसरी नियम से न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम होता है क्या होता है कि F बराबर ma होता है, और यहीं से हमें क्या मिलता है, मतलब यहाँ पर न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम होता है ये हमें क्या करता है, बल का परिभाषा देता है, डेफिनेशन देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि जी का मान होता है, जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर आगे क्या है कि 14 नंबर में दिया कि 60 kg द्रव्यमान, तो m बराबर कितना दिया, m बराबर 60 kg दिया हुआ है। यहाँ पर g भी दिया हुआ है, देख लीजिए g कितना है 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भार निकालने बोला, भार तो भार का फॉर्मूला होता है f बराबर क्या होता है mg होता है। तो m दिया हुआ है 60 रहने दीजिए, g दिया हुआ है 10, तो 60 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वही गुण को यहाँ पर दर्शा रहा है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये जो शीतल पेय है ये पदार्थ है। देखिए पदार्थ माने क्या होता है कि जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब देखिए विचार है, विचार तो कोई स्थान भी नहीं घेरेगा, इसका मतलब कोई द्रव्यमान भी नहीं होगा। उसी प्रकार से शीत भी वैसा ही है। स्नेह यानी जो अटैचमेंट होता है, लव जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग
बंगाली में बोलेंगे भालोबासा, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेह ये सब चीज को हम लोग मतलब यहाँ पर ना तो ये स्थान घेरेगा और ना ही इसका वजन यानी कि कोई द्रव्यमान होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो शीतल पेय है जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अभी आप लोग पीते हैं ना चटचटा के गर्मी के दिन में, 7 अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो ये सब चीजें तो है ना। तो जो शीतल पेय होता है वो क्या एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 की दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो पदार्थ का अगर कोई कण मिलता है तो उसको बोला जाता है विसरण। क्या बोला जाएगा? विसरण बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। इसकी को बोला जाता है घनत्व। घनत्व का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा आयतन, ठीक है। मात्रा बटा आयतन होता है घनत्व का सूत्र। मात्रा के जगह पर हम लोग द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल। देखिए तीर के चिन्ह इस साइड में बोला जाएगा, जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, ठीक है। और इधर हमारा H2O बन कितना रहा? 18 बन रहा, तो 16 2 18, इधर भी 18, इधर भी 18, इधर भी 18। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ये पालन कर रहा है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। अनुपात का जब बोलेगा तो स्थिर अनुपात का नियम आ जाएगा, ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 क्या कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, तो नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें यहाँ पर दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो यू हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है अणु बोला जाता है, ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। जल की परमाणुकता कितनी है? जल का सूत्र होता है H2O और यहाँ पर H का 2 है और O का कुछ नहीं मन 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि किसका 5 है, परमाणुकता किसका 5 है। अब ये NH3 है तो यहाँ पर N एक हो गया, H3 हो गया, तो टोटल 4 हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे CO2 तो C1 O 2 तो टोटल ये 3 हो जाएगा। जल का बात करेंगे तो H2O ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। इसको अगर देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, तो कैल्शियम 1 है, C 1 है और O हमारा 3 है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5 हो गया। तो हो गया ना हमारा 5 वाला क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, इसका सूत्र CaOH2 इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, N का कितना होता है? 14 होता है। वो यहाँ पर देखिए O का यहाँ पर O का 3, वो यहाँ पर 3 है और O का होता है हमारा 16, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और ये हमारे 14 हो जाएगा और 16 तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सबको जोड़िए ना, 14 48 1 तो 8 1 9 9 4 ना तो मेरा 1 तो 2 और 4 6 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 क्या है कि कोशिका की खोज किसने की? बच्चा जानता है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 की निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो पैरामीशियम जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन 30 क्या है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसी को बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 के कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है इंडोसाइटोसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो गुणसूत्र में आनुवंशिक गुणों का सूचना होता है। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गल्जी उपकरण जो है ये लाइसोसोम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहती है? इस समूह को बोला जाता है ऊतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 क्या है कि तना के शीर्षस्थ भाग में कौन ऊतक पाया जाता है? तो यहाँ पर विभोजक ऊतक पाया जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? तो देखिए भोजन का जब बात होगा तो फ्लोएम हो जाएगा और जल और खनिज का जब बात होगा तो वो हमारे जाइलम में चला जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है। देखिए नारियल का जो रेशा होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्क्लेरा कायमा। ठीक है, स्क्लेरा कायमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट है कि अस्थि एक ऊतक है, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। अस्थि क्या एक संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को टोटल 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।